तो गाइस आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्रिया के चरण के अंदर हम बात कर रहे थे पुनर्योजी डीएनए का परपोषी कोशिका में प्रवेश, जिसकी दो विधियां थी। पहली थी प्रत्यक्ष रूपांतरण और दूसरी विधि थी अप्रत्यक्ष रूपांतरण। जिसमें प्रत्यक्ष रूपांतरण हम पढ़ रहे थे, उसमें प्रत्यक्ष रूपांतरण के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रोपोरेशन विधि को पढ़ लिया था, लाइपोफिकेशन विधि पढ़ ली थी, सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि पढ़ ली थी, जिसे माइक्रो इंजेक्शन विधि भी कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं शॉटगन विधि। शॉटगन विधि का दूसरा नाम है जीनगन विधि, या तीसरा नाम इसका है बायोलिस्टिक विधि भी इसे कहते हैं। आप लोगों ने बंदूक देखी है, उसी के हिसाब से हम इस विधि को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम शॉटगन विधि के माध्यम से परपोषी कोशिका में पुनर्योजी डीएनए को प्रवेश करा सकते हैं। तो ध्यान रखना गाइस कि इस विधि के अंतर्गत टंगस्टन या सोने की बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उस बुलेट के अगले वाले हिस्से पर डीएनए को व्यवस्थित कर दिया जाता है, फिर उसको चार्जर के हिसाब से जो फिंगरप्रिंट होती है उसके माध्यम से उस बुलेट को आगे फेंका जाता है, और वो बुलेट जैसे ही आगे जाती है तो वो होस्ट सेल में जाके सिचुएटेड हो जाती है। जैसे ही वो होस्ट सेल से जाके चिपकती है तो वहां पर वो उस डीएनए को एंटर करवा देती है। ध्यान दीजिएगा, इस विधि के बारे में हम आज पढ़ेंगे। शॉटगन विधि या जीनगन या बायोलिस्टिक विधि भी से कहते हैं। देखिए कि इस विधि से, ध्यान रखना, इस विधि से डीएनए, किस विधि से? शॉटगन विधि से। समझ में आ रहा है ना कि इस विधि से डीएनए से आवर्त यानी कि डीएनए से लदे हुए या डीएनए से भरे हुए सोने या टंगस्टन के कणों को, सोने के कण भी हो सकते हैं या टंगस्टन के कण भी हो सकते हैं, सोने या टंगस्टन के कणों को बुलेट द्वारा, बुलेट के आगे लगा दिया जाता है, उनको बुलेट द्वारा उच्च वेग की सहायता से होस्ट सेल, होस्ट सेल का मतलब होता है परपोषी कोशिका, द्वारा उच्च वेग की सहायता से होस्ट सेल में प्रवेश कराया जाता है। सिंपली समझ में आया गाइस कि इस विधि से क्या किया जाता है कि इस विधि से जो डीएनए हैं उनको या तो टंगस्टन से बनी बुलेट हो या सोने से बनी हुई बुलेट हो, उसे डीएनए से आवृत कर देते हैं और उसे उच्च वेग की सहायता से परपोषी कोशिका की ओर भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि इस विधि से हमें क्या लाभ है, क्यों इस विधि को अपनाया गया है, क्या ये कारगर साबित है कि किसी पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजने के लिए, या इसके हानियां क्या क्या हो सकती हैं। तो दोनों के पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। पहला पहलू हम बात करते हैं कि इसके लाभ क्या हैं, भाई इसको क्यों उपयोगी माना गया है, क्यों ये उपयोगी है, क्यों ये कारगर साबित हुई है पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजने के लिए। तो देखिए इसका पहला लाभ क्या है। इस विधि के द्वारा एक ही समय में हजारों कण त्यागे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने जब युद्ध छिड़ जाता है और एक ही मशीन से विभिन्न प्रकार की, आपने AK-47 का नाम सुना होगा, जिससे एक ही बार में कई गोलियां एक साथ निकलती हैं, तो वही विधि शॉटगन विधि को उसी तर्ज के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। इसका पहला लाभ क्या है कि इसके द्वारा एक ही समय में, मतलब एक बटन पर, यानी एक फिंगरप्रिंट करेंगे ना, एक बार दबाएंगे बुलेट को, एक समय में हजारों कण त्यागे जाते हैं यानी छोड़े जाते हैं, जिससे अनेक कोशिकाओं में डीएनए का स्थानांतरण हो जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं सामने होती हैं, उनके ऊपर एक ही समय में एक बटन के द्वारा हजारों कण त्यागे जाते हैं। वो हजारों कण जैसे ही परपोषी कोशिकाओं से जाके टकराते हैं उनमें एंटर कर जाते हैं, और वही प्रक्रिया है पुनर्योजी डीएनए का परपोषी कोशिका में भेजने का तरीका। प्रत्यक्ष रूपांतरण में विधि है शॉटगन या जीनगन। देखो अगली इस विधि को कहते हैं बायोलिस्टिक विधि भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से पूछ दिया जाता है कि बायोलिस्टिक विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बायोलिस्टिक विधि के बारे में इतना ही आपको बताना है कि इस विधि में क्या होता है कि जो डीएनए है उसको टंगस्टन या सोने की जो बुलेट है उसके चारों ओर लगा दिया जाता है, और उस बुलेट को फिर भरपूर वेग की सहायता से, मतलब अत्यधिक वेग की सहायता से छोड़ा जाता है, जिससे वो परपोषी कोशिका से टकराती है और डीएनए को उस परपोषी कोशिका के अंदर एंटर करवा देती है। तो समझ में आ गया कि इसके द्वारा एक ही समय में हजारों कण त्यागे जाते हैं, जिससे अनेक कोशिकाओं में डीएनए का स्थानांतरण हो जाता है। पहला लाभ तो ये है, मतलब समय की बचत हो रही है यहाँ पर। दूसरा लाभ क्या है कि यह एक उत्तम विधि है, यह एक उत्तम विधि है। इस विधि की हानि भी है, क्योंकि मान लीजिए ज्यादा वेग से कोई बुलेट जाएगा तो वो अपने परपोषी कोशिका को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
भारी मात्रा में नष्ट भी कर सकता है, तो उसकी हानि हम बाद में देखेंगे, पहले लाभ देखते हैं। दूसरा लाभ क्या है, यह उत्तम विधि है, ठीक है। अतः कोशिका के आकार, देखिए कभी कभी क्या समस्या खड़ी हो जाती है, जब हम पुनर्योजी डीएनए को परिपोषी कोशिका में भेज रहे होते हैं तो कभी कभी कोशिकाओं की मोटाई ज्यादा हो जाती है, उनका आकार बड़ा हो जाता है, उनकी कोशिका भित्ति बाधक बन जाती है। लेकिन इस विधि में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये एक उच्च वेग के माध्यम से बुलेट को भेजा जाता है परिपोषी कोशिका की तरफ, मतलब तीव्र वेग से, उसमें वेग ज्यादा होता है, जिससे जैसे ही वो परिपोषी कोशिका से टकराती है, अपने जो पुनर्योजी डीएनए लेके जा रही है वो डीएनए उसे चिपका देती है या उसमें एंटर करवा देती है। ध्यान दीजिए, सेकंड लाभ क्या है इसका, यह उत्तम विधि है। अतः कोशिका के आकार, आकृति तथा कोशिका के प्रकार, कैसी भी कोशिका हो सकती है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होती। कितनी मोटी कोशिका हो, कोशिका भित्ति हो या ना हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस विधि के द्वारा। ये आसानी से डीएनए को परिपोषी कोशिका में प्रवेश करवा देती है। ये तो थे इसके लाभ। अब हम बात करते हैं कि इससे हानियां क्या हो सकती हैं, क्योंकि देखो जहां लाभ है वहां हानियां होती है, श्योर है ये तो फैक्ट बात है कि जहां पर जिस चीज के लाभ हमें दिखाई देते हैं वहां पर उसकी हानियां भी नेसेसरी होती हैं। इसकी हानि क्या होगी, इसकी हानि मेनली यही है कि जैसे ये बुलेट को त्यागते हैं तो ना उस त्यागने के जो त्यागते हैं बुलेट को, उसके जो वेग है उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते। देखिए AK-47 जैसे हम चलाते हैं, जैसे गोली आगे जाती है तो वो पीछे बैकअप मारती है, तो उसी तरीके से कुछ इसमें होता है। तो देखिए इसकी हानि क्या होगी, इस विधि में प्रक्षेपण की गति पर नियंत्रण नहीं होता, मतलब किस वेग से बुलेट जा रहा है उसका कोई अंदाजा नहीं है, जिससे होस्ट सेल यानी परिपोषी कोशिका को भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। बस इसकी हानि यही है कि इसके जो उच्च वेग के द्वारा हम इसे भेज रहे हैं ना, तो उसकी गति का नियंत्रण हम नहीं कर सकते, जिससे हमें परिपोषी कोशिका को नुकसान उठाना पड़ सकता है या परिपोषिका को नुकसान हो सकता है। अब ये चित्र हमने बनाया है, ये हमने गन देखी आप सभी ने, तो एक गन का मैंने चित्र बनाया है। गन के बीच में मैंने, देखो गन के बीच में मैंने ये परिपोषी कोशिका को रखा है, होस्ट सेल को। यहां पर इस होस्ट सेल से आके बुलेट टकराएगा, ठीक है। ये मैंने बुलेट बनाया है और ये बुलेट का चार्जर है जो इसको वेग देगा, इसको गति देगा। और पीछे हमने ये फिंगर बनाया है, बस इसको खींचते ही हम जैसे ही छोड़ेंगे ये बुलेट बाहर निकलेगा। तो ये फिंगर पिन है, मतलब फिंगर मतलब दबाने वाली पिन, जिसे हम बटन बोलते हैं ना, उसको जैसे दबाते हैं तो वो आगे की ओर भागता है। तो देखिए जैसे इस पिन को हम दबाते हैं, ये चार्जर इसको धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो जैसे ही धक्का लगेगा तो बुलेट आगे की ओर गति करेगा। तो ध्यान रखना ये बुलेट है और ये बुलेट का पूरा कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर है, सांचा हमने बनाया है। और इस सांचे में हमने यहाँ पर इस जगह जो ब्लैक से मैंने इसको इंडिकेट कर रखा है, ये एक होस्ट सेल है, परिपोषी कोशिका है। अब ये बुलेट है, बुलेट के आगे वाले हिस्से पर यहाँ पर गौर से देखिए मैंने गोल गोल बनाया हुआ है, इसमें मैंने डीएनए को भर रखा है। ये टंगस्टन की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है बुलेट। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस बुलेट को फिंगरप्रिंट के माध्यम से छोड़ते हैं तो ये बुलेट आके इस परिपोषी कोशिका से टकराती है और डीएनए को इन कोशिकाओं में छोड़ देती है, जिससे डीएनए उन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और यही विधि बायोलिस्टिक विधि, शॉटगन विधि, जीन गन विधि कहलाती है। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, पुनर्योजी डीएनए का परिपोषी कोशिकाओं में प्रवेश का पहला प्रत्यक्ष रूपांतरण। दूसरा हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष रूपांतरण की, जो हम अगले वीडियोस के अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे।